हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया जो कि न्यूटन्स ऑफ लॉ जो चैप्टर है उसका एक टर्म या एक बिंदु मात्र है, जिस जो टर्म यूज होती है जैसे कि जड़त्व, बल, वेग, इस तरीके से इनर्शिया भी न्यूटन्स ऑफ लॉ जो चैप्टर है उसका एक टर्म है। हिंदी में बोले तो जड़त्व। तो जड़त्व के बारे में जो कुछ है सब कुछ कंसेप्ट के साथ आज क्लियर करेंगे, और जड़त्व का मास के साथ रिलेशन उसको भी कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। तो इनर्शिया क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। नेचर ऑफ ए बॉडी दैट रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट। द स्टेट कंसिस्ट स्टडी स्टेट, मोशन स्टेट एंड इट्स डायरेक्शन। इनर्शिया किसी भी वस्तु का जन्मजात गुण होता है। जो वस्तु इस दुनिया में है उसका कुछ द्रव्यमान है, उसका एक गुण होता है जो कि जन्मजात होता है, प्रत्येक वस्तु का होता है, उसे ही इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है? उस वस्तु का गुण। इनर्शिया वह गुण होता है जो कि उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का हमेशा विरोध करता है। अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो इनर्शिया के गुण के कारण वह स्थिर ही अवस्था में बनी रहने की कोशिश करेगी। अगर v वेलोसिटी से कांस्टेंट 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से v वेलोसिटी कुछ भी कांस्टेंट एक ही वेग से, नियत वेग से एक ही दिशा में गतिशील है, तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिशील होने का प्रयास करेगी। यह गुण उसका इनर्शिया कहलाता है। अगर और डायरेक्शन के मामले में देखें तो जैसे x डायरेक्शन में कोई वस्तु v वेलोसिटी से नियत वेग से मूव कर रही है या उसकी तरफ फॉरवर्ड हो रही है, तो वह उसी दिशा में x दिशा में ही जाएगी। वह ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगी दूसरी डायरेक्शन में। तो उसी दिशा में चलने का, एक नियत दिशा में नियत वेग से चलने का गुण, या स्थिर है तो स्थिर ही रहने का गुण उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। अगर उसमें चेंज किया जाता है किसी बल को लगा के, जैसे ये वस्तु एक दिशा में चल रही है, इसके वेग को और बढ़ाना है तो और फोर्स देना होगा, तो इसमें चेंज जब करते हैं फोर्स लगा के ही इनमें चेंज होगा। कोई वस्तु पड़ी है तो उसको बल लगा के उठाया जाता है, तब जाके ही वो उठाई जाएगी। कोई वस्तु चल रही है तो बल लगा के ही उसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। उसके वेग के परिमाण को, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे वेग बल लगा के ही किया जा सकता है। तो जब उस पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु उसी अवस्था में बनी रहने की कोशिश करती है। इसके कारण वह उस बल का विरोध करती है कुछ समय के लिए, जब तक कि मतलब वो बल उसके जड़त्व के द्वारा इक्वल नहीं कर दिया जाता। जैसे कि कोई पत्थर, बड़ा सा पत्थर पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, तो इसका जड़त्व जितना है, जैसे कि मैं इसके धक्का लगाता हूँ तो यह शुरुआत में मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें मूवमेंट हो, अन्यथा हो भी नहीं। तो अगर यह मेरे द्वारा बल लगाने पे आगे की तरफ थोड़ा बहुत खिसकता है या इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, इसका मतलब इसमें जो जड़त्व की सीमा है इसकी स्थायी रहने की, उसको मेरे बल ने क्रॉस कर दिया। ओके, मतलब जैसे ही उस पत्थर के ऊपर मैंने बल लगाया तो शुरुआत में वह पत्थर हिलता नहीं है, उसी पोजीशन में रेस्ट अवस्था में रहने की कोशिश करता है। जैसे मैं थोड़ा बल और बढ़ाता हूँ तो थोड़ा बहुत हिलता है, मतलब जैसे उसकी जड़त्व की सीमा को मेरे बल के द्वारा, मेरा बल जैसे उसके जड़त्व से अधिक हुआ तो वो उसमें थोड़ा मूवमेंट हुआ। जिस टाइम पे जड़त्व मतलब उसका विरोध करने की प्रकृति और मेरा बल बराबर था, उस समय तक क्या हुआ, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ। जैसे कि दीवार का उदाहरण लेता हूँ, दीवार पे मैं कितना ही बल लगा लूँ, इसका जड़त्व मेरे फोर्स से हमेशा अधिक ही रहेगा, क्योंकि दीवार का द्रव्यमान मेरे द्रव्यमान की अपेक्षा बहुत ही अधिक है। तो जड़ द्रव्यमान पे कैसे डिपेंड करता है उसको बाद में चर्चा करेंगे। तो इसको मैं कभी मूवमेंट नहीं करवा सकता, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो मेरे द्रव्यमान है उससे बहुत अधिक है, मतलब इसका जड़त्व अधिक है। तो मेरे पास जो फोर्स है एप्लीकेबल वो हमेशा इसका जो जड़त्व होगा उससे कम रहेगा। तो उसको आगे जाके समझेंगे, और उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, जड़त्व और द्रव्यमान का जो रिलेशन होता है कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनर्शिया आपको समझ में आ गया होगा क्या है। तो इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया में स्टडी स्टेट इनर्शिया,
मोशन स्टेट इनर्शिया, डायरेक्शन इनर्शिया, मतलब स्थिर अवस्था का जड़त्व, गति अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व कैसे है। स्थिर अवस्था का जड़त्व कैसा है, जैसे कि ये व्यक्ति बैठा है ग्रीन कलर का इस गाड़ी में, यहाँ पे ये गाड़ी स्थिर है, यहाँ पे विराम अवस्था में गाड़ी है, यहाँ पे चलना प्रारंभ कर देती है। जैसे ही चलना प्रारंभ करती है कोई भी बस या गाड़ी जिसमें हम बैठे रहते हैं, तो हम पीछे की तरफ झुकते हैं। क्यों झुकते हैं, तो आज आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ध्यान से सुनिए। जैसे कि ये व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, ये व्यक्ति गाड़ी में बैठा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गाड़ी इसको मान लेते हैं, इसको व्यक्ति मान लेते हैं, ठीक है। तो ये स्थिर अवस्था में बैठा, गाड़ी स्थिर है। जैसे ही गाड़ी चलना प्रारंभ करती है तो विराम अवस्था के जड़ के कारण, जैसे कि इसका ये धड़ के नीचे का जो पार्ट है, मतलब इसकी बॉडी का ये कमर के ऊपर का पार्ट है, ये फ्री है और ये इसके साथ मतलब ये कार के साथ अटैच है। तो ये कार मतलब यानी कि इसी निकाय में इसी निकाय के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, इसमें मतलब इसके साथ ही गति करने लग जाएगा इसके नीचे का पार्ट। लेकिन ऊपर का पार्ट फ्री है, ये विराम अवस्था की जड़त्व के कारण अभी इस अवस्था में विराम है, क्योंकि गाड़ी नहीं चल रही। जैसे ही गाड़ी थोड़ा बहुत चलना प्रारंभ करती है तो विराम अवस्था की जड़त्व के कारण इसकी बॉडी का ऊपरी पार्ट ये वाला इसी अवस्था में बने रहने की कोशिश करेगा। इसी अवस्था में बने रहने की कोशिश करने के कारण गाड़ी थोड़ा आगे जाएगी और ये जैसे मैंने इसमें चेंज नहीं किया, ये इसको आगे नहीं भेजा इसके साथ, बल्कि इसको उसी अवस्था में बनाए रखा। तो गाड़ी आगे गई तो ये पीछे की तरफ झुक गया। इस तरीके से ही हम झुकते हैं, ओके। जैसे गाड़ी आगे गई तो ये इस अवस्था में बना रहने की कोशिश करेगा। तो जैसे गाड़ी आगे गई तो ये थोड़ा पीछे की तरफ झुक जाता है, किसके कारण, स्टेडी स्टेट इनर्शिया के कारण, ठीक है। तो पीछे की तरफ झुकने का कारण आपको इसमें पता चल गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके वापस से देखिए, 100% आएगा। तो ये विराम अवस्था की जड़त्व के कारण कोई भी व्यक्ति क्या होता है, शुरुआत में जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी ऐसे आगे की तरफ चलती है, वो विराम रहने की, उसका ऊपरी बॉडी का ऊपरी पार्ट विराम रहने की कोशिश करता है। विराम रहने की कोशिश करने के कारण वो ऐसे ही रहता है और गाड़ी आगे निकल जाती है, इसके कारण वो पीछे आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मोशन स्टेट इनर्शिया। मोशन स्टेट इनर्शिया क्या है, कोई वस्तु गति अवस्था में है एक नियत वेग से, तो वह नियत वेग से उसी गति अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जैसे कि ये गाड़ी, ये बस ले लेते हैं, ये v वेग से, v नियत वेग है 50 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया मैंने, ओके, उससे गति कर रही है। इसके अंदर एक ये यात्री बैठा है, बोर्ड उछाल रहा ऊपर, तो ये v वेग से गति कर रही है, यहाँ पे भी v वेग से, यहाँ पे भी v वेग से, जो कि नियत है 50 किलोमीटर, एक ही वेग से गति कर रही है। तो ये जैसे बॉल उछाल रहा है, वापस इसके हाथ में आ रही है, वापस इसके हाथ में आ रही है, तो ये बॉल भी v वेग, इसी वेग से इसी दिशा में आगे की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये कहलाता है मोशन स्टेट इनर्शिया। मतलब कोई भी वस्तु नियत वेग से जब एक ही दिशा में चलती रहती है तो वह उसी दिशा में नियत वेग से चलती रहेगी, ठीक है, एक ही वेग से चलती रहेगी। लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाए जैसे कि v बढ़ जाए, 60 हो जाए, गाड़ी का जड़त्व 60 हुआ, मतलब 60 हुआ तो ये बॉल कहाँ पे आगे गिरेगी या पीछे गिरेगी। गाड़ी का जड़त्व जैसे ही मतलब बड़ा, गाड़ी का जो वेग है 60 हुआ, मतलब बढ़ गया, तो ये तो 50, ये बॉल तो 50 की स्पीड से थोड़ी देर, मतलब यानी कि उसी वेग से, नियत वेग से गति करने की कोशिश करेगी शुरुआत में। तो 50 से गति करेगी तो ये बॉल कहीं ना कहीं, गाड़ी 60 से करेगी और बॉल 50 से करेगी, तो कहीं ना कहीं गाड़ी आगे निकलेगी, बॉल पीछे रहेगी, तो बॉल पीछे की तरफ आके गिरेगी, ठीक है। गाड़ी 60 से करेगी, बॉल 50 से करेगी, क्योंकि ये नियम कहता है ना कि 50, मतलब यानी कि किसी भी नियत वेग से कोई वस्तु गति कर रही है तो उसी से करती रहेगी। तो जैसे गाड़ी ने स्पीड बढ़ाई आगे, तो बॉल तो 50 से करेगी, गाड़ी 60 से करेगी, तो बॉल कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, तो पीछे की तरफ आके गिरेगी। लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि v 40 हो जाए, गाड़ी का जो वेग है 40 हो जाए, मतलब कम हो जाए, तो ये तो इस कंडीशन में 50 से गति करती रहेगी, मतलब कहीं ना कहीं बॉल अधिक वेग से गति कर रही है और गाड़ी कम से, तो बॉल कहीं ना कहीं आगे की तरफ निकलेगी, थोड़ा आगे की तरफ बॉल गिरेगी, ठीक है। लेकिन v बराबर 50 पर ये नियत वेग से अगर गाड़ी गति करती है तो बॉल कहीं भी नहीं गिरेगी, सीधा उसके हाथ में गिरेगी जो उछाल रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये ऐसे क्यों गिरती है, क्योंकि v वेग से मोशन स्टेट इनर्शिया क्या कहता है, अगर कोई भी वस्तु v वेग से एक दिशा में गति कर रही है तो वो उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, ठीक है। बाह्य बल का मतलब
वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का मतलब त्वरण। तो जैसे ही v से 50 से 60 होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो फिर वस्तु की स्थिति चेंज हो जाती है, आगे पीछे गिरती है, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक बार और बता देता हूँ, जैसे कि 50 से 40 की या 60 की, तो वेग में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का मतलब, वेग में परिवर्तन का मतलब त्वरण उत्पन्न हुआ, ये बराबर dv/dt, ठीक है। और त्वरण का सीधा रिलेशन होता है F समानुपाती A, मतलब कहीं ना कहीं बल कार्यरत कर रहा है गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो लेकिन ये इसके ऊपर नहीं कर रहा है, ये जो ये बॉल आगे पीछे गिरती है ना, ये बल के कारण नहीं गिरती, ये इसके जड़त्व के गुण के कारण गिरती है। जो जड़त्व है एक गुण है हर पदार्थ का, मैंने शुरुआत में बताया था, न कि एक बल है। तो जड़त्व का पी सूडो फोर्स मतलब छदम बल से संबंध, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ेंगे सिर्फ मोशन स्टेट इनर्शिया, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं डायरेक्शन इनर्शिया। डायरेक्शन इनर्शिया क्या है? जैसे कि एक्स दिशा में कोई भी ये गाड़ी चल रही है, एक दिशा में, सामने उत्तर दिशा में या एक्स दिशा मान लेते हैं, तो ये चलती रहेगी जब तक कि इसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता बाह्य बल लगा के, तो ये उसी दिशा में चलती रहेगी। यानी कि अपनी दिशा स्वयं चेंज नहीं करेगी, ये कहलाता है डायरेक्शन इनर्शिया। अगर स्वयं चेंज, तो इसको कैसे समझते हैं? इस व्यक्ति के हिसाब से समझते हैं। ये व्यक्ति बैठा है, इसकी बॉडी का नीचे का पार्ट इसके कांटेक्ट में है, तो वो मतलब इसी वेग से गति करेगा जैसे इस गाड़ी कर रही है। तो आगे जाके ये गाड़ी, जैसे कि ये चल रही है गाड़ी, ये व्यक्ति बैठा है, व्यक्ति को बिठाते हैं, एक मिनट, ये व्यक्ति बैठा है, ठीक है। गाड़ी आगे गति कर रही है, ठीक है। चलो, ये व्यक्ति बैठा है, ठीक है, ये व्यक्ति बैठा है सीधा, और गाड़ी आगे चल रही है। गाड़ी आगे जैसे चली और इधर की तरफ घूम गई, बाईं, जैसे सीधा जाके बाईं तरफ घूम गई, तो व्यक्ति तो सीधा बैठा है, उसकी बॉडी का पार्ट मुंह सीधा है, उसका बस की दिशा में अलोंग है। तो क्या कहता है डायरेक्शन इनर्शिया? उसी दिशा में गति करती रहेगी, उसी दिशा के अनुदिश, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो इसको फॉलो करेगा, इस रूल को, जड़त्व के गुण को फॉलो करेगी ये वस्तु या व्यक्ति का बॉडी का ऊपरी पार्ट, और उसी दिशा में उसका मुंह है, उस दिशा में जाता रहेगा, उसकी बॉडी का ऊपरी पार्ट उसी दिशा में जाता रहेगा। और गाड़ी घूम गई इधर, गाड़ी जैसे इधर घूमी तो कुछ देर के लिए वो उसी दिशा में जाता रहेगा। तो ये व्यक्ति तो इस दिशा में चला गया और गाड़ी इधर घूम गई। तो व्यक्ति के रेस्पेक्ट में, व्यक्ति सीधा चल रहा है तो व्यक्ति के रेस्पेक्ट में गाड़ी इधर की तरफ, व्यक्ति के रेस्पेक्ट में गाड़ी इधर की तरफ घूम गई, मतलब बाईं तरफ घूम गई। और बस का रेस्पेक्ट देखें तो बस के रेस्पेक्ट में जो व्यक्ति है वो दाईं तरफ हो गया। वापस से देखिए, जैसे कि ये गाड़ी चल रही है सीधी, घूम गई बाईं तरफ, व्यक्ति तो ऐसे ही चल रहा था पहले, इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति तो आगे ही चल रहा है, इसी डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन गाड़ी इधर घूम गई तो व्यक्ति बॉडी का ऊपरी पार्ट कुछ देर तक इसी दिशा में चलने की कोशिश करेगा। तो व्यक्ति के मतलब रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बस बाईं तरफ घूम गई, और बस को स्थिर मान के व्यक्ति को देखेंगे, बस के रेस्पेक्ट में व्यक्ति को देखेंगे तो बस तो इधर है, तो बस के रेस्पेक्ट में व्यक्ति इधर, मतलब दाईं तरफ घूम गया। तो कहते हैं कि जैसे कि इस नियम के अनुसार फिर मतलब एक गाड़ी और व्यक्ति का उदाहरण इस तरीके से देते हैं, जैसे कोई भी बस जैसे ही घूमती है, मतलब बाईं तरफ एक नियत वेग से एक नियत दिशा में चलती हुई बाईं तरफ जैसे घूमती है तो व्यक्ति दाईं तरफ घूम जाता है। तो आ गया होगा आपको समझ में कैसे घूमता है दाईं तरफ, ठीक है। अब चलते हैं, इन दीज कंडीशन F बराबर 0, इन सभी कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बॉडी विल रिमेन इन द सेम स्टेट, तो बॉडी उसी अवस्था में बने रहेगी। मतलब इन तीनों कंडीशन में अगर मतलब व्यक्ति के ऊपर यहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्स 0, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे ऊपर, जो व्यक्ति की पोजीशन चेंज हो रही है जड़त्व के गुण के कारण हो रही है। मैंने पहले भी रिपीट किया है, जड़त्व एक गुण है हर एक पदार्थ का, हर पदार्थ रखता है अपना जड़त्व का गुण, न कि एक बल है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होने के कारण ही ये अपने जड़त्व के गुण का प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉडी विल रिमेन इन द सेम स्टेट, मतलब जो बॉडी है व्यक्ति की उसी अवस्था में बनी रहेगी, मतलब जड़त्व का गुण प्रदर्शित करेगी। तो जड़त्व का गुण प्रदर्शित किया तब जाके तो ये रिजल्ट हमारे सामने है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं नोट की तरफ। नोट क्या है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके
इनर्शिया का मापन होता है, मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का मापन होता है। कैसे होता है? उदाहरण के रूप में, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का मापन कैसे होता है, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट एकदम से कंसेप्ट क्लियर करके। यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता है। F समानुपाती एम ए, यहाँ से ले लेते हैं F समानुपाती एम, ये बाद में काम आएगा, इसको देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आपके, न्यूटन के दूसरे नियम से लास्ट में जाके इक्वेशन निकलती है, वहां से लिया है ये फंडा उठा के। तो थर्माकोल का टुकड़ा लेते हैं, थर्माकोल का टुकड़ा लेते हैं ये वाला, इतना बड़ा, और इतना बड़ा ही एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। तो थर्माकोल के टुकड़े को हमने थोड़ा सा बल दिया, उसमें आगे निकल गया, चलो बराबर बल दे देते हैं, 1 न्यूटन का बल, 1 न्यूटन का बल दे देते हैं, दोनों को बराबर का बल। तो थर्माकोल के टुकड़े को जैसे 1 न्यूटन का बल दिया, वो तो अपनी जगह तुरंत खिसक के बहुत, मतलब यानी बहुत तेज गति से आगे की तरफ बढ़ने लगा, और त्वरण प्राप्त कर लिया। और लोहे के टुकड़े को 1 न्यूटन का बल देते हैं, तो थोड़ा सा हिला, मतलब थोड़ा बहुत ही मूवमेंट हुआ इसके अंदर। क्यों? इसको दूसरे तरीके से लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे धक्का दिया, थोड़ा सा बल लगाया मैंने, और ये चला गया। इस तरीके से मैं ये बोर्ड लेता हूँ, बोर्ड को मतलब, या बोर्ड नहीं, जैसे मैं ये लैंप लेता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको धक्का लगाऊंगा तो जितना बल मैंने इसको दिया था उससे तो इसकी पार पड़ने वाली है नहीं, उससे तो इसमें बस थोड़ा बहुत बल लगेगा, और ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से इसके अपोजिट में इतना फोर्स लगाएगी, ठीक है। लेकिन ये जड़त्व के गुण के कारण अभी स्थिर है। जैसे मैंने इसमें और ज्यादा बल लगाया, इसका जड़त्व का गुण इस बल का विरोध कर रहा है, इसलिए ये नहीं हिल रही। किसी वस्तु को हम आगे की तरफ खिसकाते हैं तो उसमें अपन को बल क्यों लगाना पड़ता है, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि उसका जड़त्व का गुण है, यही जड़त्व है, ये कोई बल नहीं है। जड़त्व इसकी प्रॉपर्टी है जो कि इसको स्थायी बनाए रखती है। कोई व्यक्ति, कोई भी वस्तु या व्यक्ति ऐसे स्थिर अवस्था में क्यों रहता है? क्योंकि इस पे एक्सटर्नल टोटल फोर्स 0 है, इसका जड़त्व का गुण है। जड़त्व के गुण की वजह से, न कि बल की वजह से, जड़त्व के गुण की वजह से इस अवस्था में बना रहता है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर इतना फोर्स लगाते हैं जितना पेन के ऊपर लगाया था, उससे इसमें कुछ होने वाला है नहीं। और एक पेन है जो कि इतने से फोर्स से आगे की तरफ निकल गया, ठीक है। तो कुल मिला के पेन का द्रव्यमान कम था, इसके कारण इसका जड़त्व कम था, मतलब इसका स्थायित्व, वहीं पे टिके रहने की, मतलब इसी अवस्था में टिके रहने की क्षमता कम थी। मतलब उसको ही तो जड़त्व कहते हैं, इसी अवस्था में टिके रहने की क्षमता को। तो इसका जड़त्व कम था। जड़त्व कम क्यों था? इसका द्रव्यमान कम था, इस कारण उतना ही बल लगाने पे तो ये तुरंत आगे खिसक गया, और वो बैटरी आगे नहीं खिसकी, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। द्रव्यमान अधिक है तो उसका स्थायित्व या जड़त्व मतलब उसी अवस्था में बने रहने की क्षमता, ताकत, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्थिर वस्तु पे लागू कर सकते हैं, एक दिशा में उसी वेग से चल रही वस्तु पे लागू कर सकते हैं। तो हम स्थिर वस्तु के लिए लेते हैं, ये तो ले लिया थर्माकोल का टुकड़ा, ये ले लिया लोहे का टुकड़ा। थर्माकोल का टुकड़ा हल्का होता है, तो हल्का हुआ तो उस पर 1 न्यूटन का बल लगाया, वो तो धक्का खा के बहुत आगे, यानी विवेक से, मतलब यानी उसका वेग परिवर्तित होता रहा और आगे की तरफ त्वरण प्राप्त कर लिया उसने। और लोहे का टुकड़ा है कि थोड़ा बहुत हिला, बस 1 न्यूटन का बल लगाने पे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि थर्माकोल के टुकड़े का वजन बहुत कम है, तो उसका स्थायित्व या जड़त्व, मतलब उसकी उसी अवस्था में बनी रहने की क्षमता भी कम है। क्षमता किसके ऊपर डिपेंड करी? मास के ऊपर। तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व ही कम होगा, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी एक जगह ढीठपन बोले तो उस जगह एक उसी अवस्था में बने रहने की क्षमता या ढीठपन, उसे जड़त्व कहते हैं। जैसे इस दीवार का जड़त्व बहुत अधिक है, मैं धक्का दूंगा इसका कुछ असर होने वाला नहीं। 15 20 25 30 लोग मिलकर इसके धक्का देंगे तब जाके इसका असर होगा, क्योंकि इसका जड़त्व इतना ही अधिक है, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत अधिक है मेरे फोर्स की तुलना में, ठीक है। तो सीधा जो जड़त्व है वो डिपेंड किया किसके ऊपर? द्रव्यमान के ऊपर। जिसका द्रव्यमान अधिक उतना ही अधिक ज्यादा जड़त्व हुआ उसका, मतलब उसी अवस्था में बनी रहने की क्षमता उतनी ज्यादा है। किसी पत्थर में जितना भार होगा उसी अवस्था में बनी रहने की क्षमता ज्यादा होगी उसके ऊपर, क्योंकि फोर्स ज्यादा लगाया जाएगा। तो कुल मिला के फोर्स कैसे रिलेट करता है? F रिलेट करता है M से, ठीक है, और M रिलेट करता है I से, मतलब जड़त्व से। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक हुआ तो उस पर फोर्स अधिक लगेगा, और फोर्स अधिक लगेगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो सीधा ये रिलेशन याद रखना, F समानुपाती M से यहाँ से निकाल लेना,
एम ज्यादा, किसी वस्तु का एम ज्यादा मतलब द्रव्यमान ज्यादा, तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगेगा मतलब विरोध ज्यादा कर रही है। विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है, और विरोध कर रही है मतलब उसी अवस्था में बनी रहने की क्षमता उसके अंदर, तब जाके तो विरोध कर रही है। तो सीधा समझ में आ गया होगा आपको, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है उस पर अधिक बल लगाना पड़ता है उसको खिसकाने के लिए, मतलब उसमें ढीठपन ज्यादा है, या मतलब उस वस्तु के अंदर वहां पे टिके रहने की क्षमता या औकात ज्यादा है, तो उसी औकात को जड़त्व कहते हैं। तो ज्यादा किसके कारण हुई? द्रव्यमान के कारण। द्रव्यमान कारण तो अधिक बल लगा, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसको उतना ही खिसकाने के लिए उतना ही ज्यादा बल देना पड़ेगा, और जितना ज्यादा बल देना पड़ेगा उतना ही ज्यादा उसका जड़त्व होगा। मतलब वो जितना ज्यादा विरोध करेगी वो उसका जड़त्व है। जैसे कि वो मैंने बता दिया, इसका जड़त्व मेरे बल की तुलना में बहुत ज्यादा है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता धक्का देके। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक लीजिए, वापस से रिपीट करके देखिए, 100% कंसेप्ट क्लियर होगा। और द्रव्यमान, जड़त्व और ये बल, इसके बारे में अलग से वीडियो छोड़कर बनाएंगे और उसमें आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ और कंसेप्ट क्लियर करेंगे आगे भी। तो धन्यवाद।